राज्यसभा की सीट के लिए पार्टी को दरकिनार कर दिया, अपनी विचारधारा से भटक गए। आज ही व्यापारी वर्ग क्यों दिखाई दे रहा है? जो इंसान अभी खाली घूम रहा है, समझ सकते हो कौन घूम रहा है, वो किसानों के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है एक राज्यसभा की सीट के। संविधान पंजाबियों ਲਈ ਹੋਰ क्यों है? किसानों के पीठ पे छुरा घोपा गया। किसानों के कोल ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ करना ही अपनी ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। तो दूसरा तरीका ही क्या है? ना वो लड़ाई कर रहे, ना वो झगड़ा कर रहे, आत्महत्याएं हो रही है गरीबी की वजह से, उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही। लोकतंत्र तो नहीं है ये, हिटलर राज होगा। सिर्फ उद्योगपति ही देश की रीढ़ की हड्डी नहीं होते, किसान रीढ़ की हड्डी होते हैं। किसी भी किसान के स्विस बैंक में अकाउंट है। जो आज जो किसान सड़कों पे है ना, अपनी पावर ना समझने की वजह से, अगर जिस दिन वो समझ लेगा ना, ये गवर्नमेंट उनके पाँव में होगी। ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਜਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਰੂਰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੱਕ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਠਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੱਖ ਜਾਣਨ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਨਮ ਆਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ, ਸਭ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? आंदोलन से बनी पार्टी जो रोज़ आंदोलन कर करके, कोई भी रीजनल पार्टी 2 स्टेट में नहीं आई, ऐसी पार्टी अन्ना हजारे के आंदोलन से उठ के आंदोलन जीवी जिनको बोल सकते हैं, क्योंकि आजकल ये इनको बोल ही रहे हैं किसानों को ऐसे, वही पार्टी अपनी विचारधारा के अगेंस्ट जाके ये एक्शन कर रही है, तो बहुत गलत है। अपनी विचारधारा से ही भटकाओ। मैं ये कहूँगी कि बोलते हैं ना कि किसी ने ताजमहल के लिए अपने बाप को कैद कर लिया, किसी ने शासन के लिए अपने बेटे को भगा दिया, बेटे को कैद कर लिया, तो ये एक राज्यसभा की सीट के लिए पार्टी को दरकिनार कर दिया, अपनी विचारधारा से भटक गए। बस यही रिएक्शन होगा मेरा। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ। ਰੋਡ ਰੋਕ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਵਰਗ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ। ये आंदोलन आज या कल तो हुआ नहीं, फरवरी से स्टार्ट है, 1 साल हो गया, 13 महीने हो गए हैं। जो पार्टी दिल्ली में आंदोलन, किसानों के आंदोलन में पानी पहुंचा रहे थे, खाना पहुंचा रहे थे, उनकी इतनी हेल्प कर रहे थे, वही पार्टी आज उन आंदोलन करने वाले किसानों को ये हालात जो कर रहे हैं, उसके पीछे का रीजन क्या है? सबसे पहले हमें रीजन जानना होगा क्या है और ये क्यों किया गया। आंदोलन तो बहुत पहले से चल रहा है, आज के टाइम पे तो नहीं हुआ कि ये आज ही आंदोलन हुआ है। हरियाणा में इलेक्शन थे, हरियाणा में हुआ, दिल्ली में इलेक्शन थे, दिल्ली में हुआ। अब आने वाला जो इलेक्शन है, जो इफ़ेक्टिव होगा, उसी का ही सबसे बड़ा रिएक्शन जो है ये देखने को मिल रहा है। और ये रिएक्शन जो है ना, अभी उसमें तो अभी टाइम है, पंजाब को भी भूनने में टाइम है, बट एट द टाइम क्या सिचुएशन है कि आज ही व्यापारी वर्ग क्यों दिखाई दे रहा है, उसके पीछे जो लुधियाना वेस्ट जो सीट जिसको हम बोल सकते हैं एक विधानसभा के लिए, जिसका
आगे अभी इलेक्शन जो होने वाला है, शायद अरोड़ा संजीव अरोड़ा राज्यसभा संजीव मेंबर अरोड़ा राज्यसभा का जो मेंबर है उसको उतार के, मतलब कोई पोस्ट मंत्री की पोस्ट करके, जो इंसान अभी खाली घूम रहा है, समझ सकते हो कौन घूम रहा है, उसको उस जगह पे पहुंचाना, पार्टी को साइड में करके राज्यसभा की सीट को प्रोवाइड करने के लिए आज ही उद्यमी लोग, आज ही व्यापारी लोग कैसे याद आ गए। क्योंकि इतने सारा जो एरिया है वेस्ट वाला शहरी है, व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग को भूनने के पीछे इन किसानों के साथ में जो इतना बड़ा खेल किया गया है वही रणनीति है। और रही बात केजरीवाल आप गवर्नमेंट की, केजरीवाल कोई भी कदम बगैर सोचे समझे नहीं उठाता। जो इंसान सड़क से उठ के सेंटर में अपनी दिल्ली में अपनी सरकार बना सकता है, पंजाब में बना सकता है, उधर गुजरात में भी थोड़ा बहुत उनका है, तो वो इतना शार्प माइंड है कि कुछ ना कुछ रणनीति उसकी है। जो वहाँ उसको खाना पहुंचा रहा है, सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, सेंटर में बोल रहा है कि ये पंजे चल रहे हैं, येलो पंजे यूपी में चल रहे हैं। आज वो येलो पंजे कैसे चल गए, क्यों केजरीवाल के येलो पंजे? अब उनको अपनी विचारधारा क्यों नहीं समझ आ रही? क्योंकि स्वार्थ, निजी स्वार्थ। जो इंसान अन्ना हजारे को छोड़ के कुर्सी के लालच में एक पार्टी के ऊपर जाके बैठ सकता है, वो किसानों के दम पे जो दिल्ली में बैठ सकता है, वो किसानों के साथ खिलवाड़ भी कर सकता है एक राज्यसभा की सीट के लिए। मतलब ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਲਈ ਗਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟਰਸ ਦੇਖੇ ਨੇ ਪਰਦੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਡਾਇਲੌਗ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਟਰਸ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈ ਉਹ ਪਰਦੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕਿਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ सरकार ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ? बिल्कुल, ये स्क्रिप्ट कुछ दिन पहले ही लिखी गई थी, जब भगवत मान जो यहाँ का जो सीएम है, उस अमित शाह की जो इनकी मीटिंग हुई है तभी लिखी जा चुकी थी। अदरवाइज ये नहीं होगा कि जो पुलिसकर्मी जो थे, हमारा जो पंजाब का जो स्टाफ था वो छुट्टी पे गया हुआ था और उनको इमीडिएट ये मैसेज पहुंचाया जाता है विद इन 5 to 6 आवर आप ड्यूटी ज्वाइन कीजिए, अदरवाइज यू विल बी गो। तो ये किस लिए कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो ये, और जब वो उनकी वो मीटिंग हुई है, उस एकदम से कोई स्टेट गवर्नमेंट ऐसा एक्शन नहीं ले सकती विदाउट सेंटर के। तो वो डिसीजन और वो जो मीटिंग हुई है उसी मीटिंग के बेस पे ही आगे ये डिसीजन लिया गया है कि ये सब होगा। तो ये दोनों की मिली भगत है, चाहे उसमें बीजेपी या फिर बी टीम भी बोल सकते हैं कि कुछ ना सही तो थोड़ा बहुत तो सही, वही है बस। ਮੈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਕਵਾਂਜ ਹੈ ਉਹ ਰਚਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੜਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ये एक ऊपरी दिखावा होता है कि ये रिश्ते उलझे हुए हैं, ये हैं। हकीकत में अगर रिश्ते उलझे हुए तो फिर एक्शन के रिएक्शन ढंग से क्यों नहीं लिए जाते? सिर्फ ऊपरी बातें होती है, ये उलझा हुआ है, ये उलझा। जब हम ग्राउंड पे एक्शन देखते हैं उनके, वो होते ही नहीं हैं, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो वो अपनी बात पे कभी वो लोग खरे उतरते ही नहीं है। तो ये तो सिर्फ ऊपरी तौर पर ही दिखावा होता है। रही बात जो ये किया गया, सेंटर की चली गई गवर्नमेंट, इनकी जो दिल्ली की थी, अब इनके पास एक ही बचा है पंजाब, उसको ये हर हाल में भूनना चाहते हैं। मतलब पंजाब की गवर्नमेंट को ये चाहते हैं कि हमारा अभी जो पीछे इलेक्शन हुए थे तो इनके खुद की जो विधानसभा के जो मेंबर थे उनकी 2 की वाइफ पार्षद की सीट में आ गई। तो ये भी एक सबसे बड़ा उनका रीजन रहा है कि हमारा जो स्टैंड है, वो ग्राफ जो है वो गिरता जा रहा। उस ग्राफ को खड़ा करने के लिए ये हर हाल में वो सीट
लेके ये दिखाना चाहते हैं कि नहीं अभी हमारा ग्राफ नहीं गिरा है, और उसके पीछे की स्ट्रेटेजी भी इनकी यही है। अदरवाइज जो लोग इतना किसानों का साथ देते थे, जिसके दम पे ये लोग आए थे, उसी के अगेंस्ट चल रहे हैं, तो मतलब बौखलाए, मतलब सत्ता की बौखलाहट हम इसको बोल सकते हैं। ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਲਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੋਰ क्यों है? संविधान सबके लिए बराबर है, तो इसमें प्रदर्शन करने का हक सबको है। जो ये इनके साथ में किया गया, किसानों के पीठ पे छुरा घोंपा गया, उनको मीटिंग के लिए बुलाया गया, और उनके साथ में जो भी ये हुआ, आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। पंजाब तो हमेशा वीरों की धरती बोला गया है, शहीदों की धरती बोला गया है। एक किसान अगर खेत में खेती कर रहा है तो उसका दूसरा एक बेटा बॉर्डर पे जान भी दे रहा है। उनके उस स्टेट में ऐसा होना अपने आप में ही मतलब नज़रों से गिरने के बराबर है। क्या चाहे सरकार चाहे कोई भी हो, है तो पंजाब की ही है ना, पंजाब के लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। तो क्या मतलब वो सत्ता जो आई है पंजाब की नहीं है, पंजाब के लोगों की नहीं है, या सिर्फ सत्ताधारी लोग ही सब कुछ हो गए जो इन्होंने इतना बड़ा गलत कांड कर दिया, जो अकॉर्डिंग टू लॉ बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए थे। उन्होंने किस कानून के आधार पे उनको अरेस्ट किया गया, किस कानून के आधार पे ये सब किया गया? डिटेन करके रखा गया, विच लेडीज भी ने, बुजुर्ग किसान महिलावां ने, बुजुर्ग किसान जेडे ने उन्होंने डिटेन करके रखा गया। बिल्कुल गलत है। उनके अगेंस्ट एक्शन अब क्यों नहीं लिए जा रहे? जो गलत है वो गलत है, चाहे वो कोई पॉलिटिशियन हो, चाहे वो नॉर्मल इंसान हो, संविधान सबके लिए बराबर है। फिर संविधान जे बराबर है तो फिर संविधानिक कानून जो कहते ने ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸਖਤ ਰੁਖ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। क्योंकि सख्त रुख दिखाया पार्टी, सबसे पहले गलतियां तो हम लोग ही करते हैं, सत्ता में ऐसे लोगों को बिठाना जो सिर्फ सत्ता के चक्कर में ही मतलब निजी स्वार्थ के चक्कर में रहते हैं, और ये जनता को तो भूल ही जाते हैं। अब ये देखो ना, किसानों की सामान चोरी हो रहा है, उनकी 139 के आसपास ट्रालियां जो है, एक मिनिस्टर पता नहीं कौन है वहाँ पे, उनके घर के सामने एमएलए गुरलाल कनौती इल्जाम लगे उनके घर के सामने की, मतलब क्या हमारा जो आईटी सिस्टम है क्या इतना स्ट्रांग नहीं है? क्या उसमें वीडियोग्राफी नहीं होती? क्या सीसीटीवी कैमरे नहीं होते? किस तरीके से वहाँ पे पहुँची है? सब कुछ हमारे पास सब सबूत होते हुए भी क्यों नहीं एक्शन ले रहे ये लोग? लेने पड़ेंगे, इनके अगेंस्ट एक्शन लेने चाहिए। मैं तो कहती हूँ संविधान के अकॉर्डिंग इनको लेना जरूरी भी है। संविधान ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧਾਰਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਕ ਧਾਰਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਆਈਜੀ ਮਨਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ वो किसानों ने देती है। देखो वो तो अगर ऐसा है, अगर किसान कोई गलत करते हैं, किसी पे अटैक करते हैं या फिर कुछ और गलत करते हैं, तब तो वो एक्शन ले। जब वो शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, अपनी बात रखना चाह रहे हैं, हम गवर्नमेंट किस लिए बनाते हैं? ताकि हम अपनी बात पहुंचा सके, गवर्नमेंट उसका सॉल्यूशन कर सके। किसानों की बात क्यों नहीं समझी जा रही, क्यों नहीं सुनी जा रही? उनके पास दूसरा तरीका ही क्या है? ना वो लड़ाई कर रहे, ना वो झगड़ा कर रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही है गरीबी की वजह से, उनके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, तो वो करें भी तो क्या करें? शांतिपूर्वक तरीके से सड़कों पे ही तो बैठे हैं वो लोग, उसके ऊपर भी ये किया जा रहा है। तो ये कौन सा राज है? लोकतंत्र तो नहीं है, ये हिटलर राज होगा। अब भारत इस तरीके से अगर गुलाम होता जा रहा है तो आगे आने वाला टाइम ऐसा नहीं है कि कोई भगत सिंह पैदा होगा और हमारे देश को आज़ाद कर देगा। भगत सिंह ने क्या कुर्बानी इसलिए दी थी कि ये गोरे अंग्रेज चले गए और काले अंग्रेज आके इस देश पे कब्जा करेंगे, उन पे क्या गुजर रही होगी इस हालात में ऐसे देखते हुए। मैं तो कहती हूँ ऐसे पुलिस वालों को भी इस तरीके से मतलब हमारी हर व्यवस्था को उनका साथ देना चाहिए। इवन मैं तो वकालत को भी सारे उनको बोलती हूँ कि आओ उनका साथ दो,
हर हाल में, क्योंकि उनका एमएसपी उनका अधिकार है। मिनिमम समर्थन मूल्य क्या होता है? अगर कोई भी इंसान अगर कुछ देता है तो उस पर कुछ ना कुछ उसको बेनिफिट होता है, और किसान है उसका जो जब वो फसल पैदा करता है, उससे पहले एक 1967 में जो ये एक एक्ट आया था एमएसपी, तो उसमें था कि आपको मिनिमम समर्थन वैल्यू जो है उसकी मिलेगी। तो इन्फ्लेशन होता है, महंगाई बढ़ती है, सब कुछ होता है, बट वो आज भी वही है। 3 कृषि कानून आए, मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने उसके बावजूद भी उसका अपनी बात पे वो लोग खरे नहीं उतरे। तो अब क्यों नहीं समझ रहे? सिर्फ उद्योगपति ही देश की रीढ़ की हड्डी नहीं होते, किसान रीढ़ की हड्डी होते हैं। कोई भी प्रोफेशन में हम चले जाए, वो रोटी पैदा नहीं कर सकता। पानी हमारे नेचर देती है, बट वो खाना नहीं बना सकते, खाना पैदा नहीं कर सकते। खाना हमारा किसान से ही आएगा। जब किसान रीढ़ की हड्डी को तोड़ दोगे तो देश कैसे बचेगा? देश नहीं बच सकता, क्योंकि जब किसान को जितनी वैल्यू उसकी, जितना पैदावार पे उसका खर्चा लग रहा है, वो तो उसको मिलना चाहिए ना, वो ही नहीं मिल रहा। क्यों नहीं गवर्नमेंट उसको डिसाइड कर पा रही? क्यों नहीं इस बात को वो समझ रही? सिर्फ मीडिएटर लोगों के लिए ही अपने उनके सब कुछ होता है। क्यों, किस लिए किया जा रहा है ये किसानों के साथ में? उनको ये समझना होगा, उनकी इस प्रॉब्लम को दूर करना होगा, अदरवाइज देश खतरे में, क्या मतलब खत्म होता जा रहा है। अब देखो देश पे कितना कर्ज चढ़ा हुआ है, 711.8 कितना कर्ज चढ़ा हुआ है। 85% जो हमारी जो कर्ज हमारा इतना है ना, वो हमारे देश को वैसे ही लेके डूब रहा है। ऊपर से किसान अगर खत्म हो गए तो देश कहीं बचने वाला है ही नहीं। ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵਾ ਸਾਲ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰੋਕੇ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹਰ ਗੱਲ ਹਰ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਵਿਅੰਗ ਕੱਸਦੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਹ ਖਨੌਰੀ ਔਰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਅੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੀਣਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਲਏ ਗਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ? क्या जरूरत है उनको धरना प्रदर्शन करने की? क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके ऊपर इतनी, उनकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, आत्महत्या है, सब कुछ है, और करे भी तो क्या करे? सरकार हम किस लिए बनाते हैं? हमारी बात सुनने के लिए, हमारी प्रॉब्लम, हमारे सॉल्यूशन दूर करने के लिए। जब वो ही नहीं कर रही तो बेचारा किसान जाएगा कहाँ पे? अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। किसी भी किसान के स्विस बैंक में अकाउंट है, या कोई भी स्विस बैंक में जिसके भी अकाउंट वो किसान से रिलेटेड है, नहीं है। इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ कर दिए जाते, किसानों के क्यों नहीं किए जाते? किस लिए नहीं सुने जाते? कोई भी किसान इतना फ्री, कोई भी किसान क्या, कोई भी इंसान इतना फ्री नहीं बैठा कि वो अपना घर परिवार, अपने बच्चे छोड़ के सड़कों पे बैठे। क्यों बैठेंगे? क्योंकि उनकी हालत इतनी बदतर हो चुकी, ना चाहते हुए भी उनको जाना पड़ता है। और सरकार क्यों नहीं समझ रही इस बात को? किस लिए बनाया गया? क्या सरकार इतनी इलिटरेट हो चुकी है? क्या उनको रणनीति बनानी नहीं आती? क्या उनको स्ट्रेटजी बनानी नहीं आती? क्या कृषि की जो इकोनॉमी है, हमें उसको किस तरीके से हमें करना, क्या कुछ नहीं आता? क्या वो इकोनॉमिस्ट बैठे नहीं है हमारे इंडिया में बनाने के लिए? क्या हमें अच्छे इकोनॉमिस्ट ढूंढने पड़ेंगे? अगर ढूंढने पड़ेंगे तो वो किस तरीके से आएंगे? हमें हमारा सारा पॉलिटिकली बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज यही सब कुछ चलता रहेगा। ਪਰ ਮੈਮ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਿਛਲੇ ਮੋਰਚਾ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਗੇ? ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ? ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? मसले का हल यही है, अभी तो एट द टाइम जो है 2 साल हैं, अपने वोट, पहले जो था लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, अब युद्ध उस तरीके से नहीं लड़ना, हमें वोट से लड़ना है। हमें ऐसी पार्टी लेके आनी होगी जो हमारा हक और हमारी चीज़ें हमें देश के। और किसानों को भी मैं यही कहूँगी कि जो है ना, हमारी जो खेती है, उस खेती करने का तरीका भी थोड़ा चेंज करो। उनको ऐसी फसल लेनी चाहिए जो साल में 4 बार हो सके।
हम सिर्फ गेहूं और अनाज ही क्यों पैदा कर रहे हैं, हमें और फसलें भी पैदा करनी चाहिए और वैरायटी भी लानी चाहिए। हमारा खुद का एक बिजनेस सिस्टम हमें स्टार्ट करना चाहिए ताकि ये मीडिएटर ख़त्म हो सके। हमें अपने अब जो चीज़, जो वैल्यू किसान 10 रुपये में 1 किलो गेहूं दे रहा है, वही मीडिएटर उसको 200 रुपीज़ में भी दे रहा है, 90 रुपीज़ में भी दे रहा है ऑर्गेनिक बोल के। तो क्यों दे रहा है? चीज़ तो वही है ना। किसान को भी व्यापार सिस्टम में आना पड़ेगा, अपनी वो समझनी पड़ेगी। ਮੈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਗ ਸੀਗੀ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਔਰ ਐਮਐਸਪੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਰੁਖ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਐਸਪੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਕੀ ਉਗਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਖਾਣਗੇ ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਗੇ? वैसे तो एमएसपी उनका हक है और उनको मिलनी चाहिए, और मैं तो पंजाब की गवर्नमेंट को भी बोलूँगी कि उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने जो ये हरकतें की है वो बहुत ही गलत है। अपने निजी स्वार्थ के चक्कर में जो किया है किसानों के साथ में बेरुखी और ये सब चीज़ें, माफ़ी मांगनी चाहिए। और आगे तो खैर उनका, मुझे नहीं लगता उनका कोई वजूद है। दूसरा ये है कि किसानों को है ना, जिस तरीके से ये व्यापारी वर्ग इतना प्रॉफिट कमा रहे हैं, किसानों को ऑर्गेनिक खेती करनी चाहिए। जो व्यापार सिस्टम है, किसान एक यूरिया डालता है अपने खेत में, स्प्रे डालता है, जो इतने जो केमिकल जो और यूज़ करते हैं। तो मैं कहती हूँ कि डिमांड, किसानों को डिमांड एंड सप्लाई का नियम समझना चाहिए। जब तक हम सप्लाई ज़्यादा करते रहेंगे उसकी वैल्यू कम ही रहेगी। हमें सप्लाई को कम करना है और क्वालिटी पे ध्यान देना है। क्वांटिटी कम करके क्वालिटी पे ध्यान देना होगा, तब ही किसानों का कुछ बेनिफिट हो सकता है। अगर हमारी क्वालिटी अच्छी होगी और क्वांटिटी कम होगी तो हमारा वैल्यू, हमारी जो प्राइस है वो नेचुरली हाई हो जाएगा और उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, सप्लाई कम रहेगी, मीडिएटर ख़त्म होएंगे और अपने हिसाब से वो चीज़ें हम लोग जो है कर सकते हैं। क्योंकि जितना व्यापारी वर्ग है, यूरिया, अगर किसान यूरिया खरीदता है उसका चलता है, वो ख़त्म होगा। स्प्रे करते हैं, वो एक तो हमारे ऊपर बीमारियां आती हैं, स्प्रे सिस्टम ख़त्म हो गया, मीडिएटर ख़त्म हो गया, और जो किसान की जो फसल है उसी के हाथों में रहेगी, मीडिएटर ख़त्म हो जाएंगे। मीडिएटर का ख़त्म करने का तरीका यही है कि ऑर्गेनिक खेती करो और कम करो। जिस खेत में 100 हो रही है वहाँ पे आप 50 लेके आओ। अगर हमारी सप्लाई कम होगी ना तो गवर्नमेंट के पास इतना अवेलेबल अनाज नहीं होगा जो ये फ्री में बांटता फिर रहा है, जो ये जनता को ख़राब कर रहे हैं, निठल्ले बना रहे हैं 5 किलो राशन दे के। वो सारा सिस्टम ख़त्म होगा। हाई रेट पे इनको ख़रीदना पड़ेगा। अगर हाई रेट पे ये लोग ख़रीदेंगे तो नेचुरल सी उस पे वो दे नहीं पाएंगे, गवर्नमेंट चेंज होगी, लोग भड़केंगे। ये एक बहुत बड़ा किसान को अपनी पावर समझनी होगी। जो आज जो किसान सड़कों पे है ना, अपनी पावर ना समझने की वजह से, अगर जिस दिन वो समझ लेगा ना, ये गवर्नमेंट उनके पाँव में होगी, ये उनके पाँव में नहीं। बस उनको अपनी फसल का तरीका और डिमांड एंड सप्लाई समझने की ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਮ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਤੇ ਖਨੌਰੀ ਮੋਰਚਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸੱਚ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਵਹਿੰਦਾ ਦਰਿਆ ਸਤਲੁਜ ਟੀਵੀ।